कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा सरकार ने आपदा को अवसर में बदला। भाजपा का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। पार्टी का केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का आरोप। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी। अब तक करीब 2400 से अधिक लोग पहुंचे स्वदेश। सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार के प्रति आभार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर अपने समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर होगा विचार विमर्श। आईपीएल में आज खेले जाने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी भिड़ंत। आरसीबी के गेंदबाजों के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकने की होगी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी समर अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री, भाजपा के स्टार नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार पिछले कई दिनों से कर्नाटक में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसी चुनावी प्रचार के बीच आज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा सरकार ने आपदा को अवसर में बदला है। This manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got the suggestions and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित जेडीएस का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तुमकुरू सहित शिवमोगा में रोड शो करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में चामराजनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी आज तुमकुर, हासन और चामराजनगर में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष टीके शिवकुमार बेंगलुरु के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा आज चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बेंगलुरु के दासरहल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो का कार्यक्रम है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को एक ही चरण में होना है और मतगणना 13 मई को होगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पार्टी पर हमले बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020 से 22 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। गौरतलब है, बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बात ऑपरेशन कावेरी की, जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 2300 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हो चुकी है। जेद्दा से 186 भारतीयों को लेकर विमान कोच्चि पहुंचा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ गए। पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर इंडियन एयरक्राफ्ट C-130J विमान जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है। और अब केंद्र सरकार के डिजिटल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में चल रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को प्रतिबंधित किया। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी और आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स इन ऐप्स का उपयोग पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने के लिए करते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन मैसेंजर ऐप्स का उपयोग किया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उसमें क्राइपवाइजर, एनिग्मा, सेफिक्स, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉर्नियन, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जोंगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ऐप भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री मारविया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से भी मुलाकात करेंगे। भारत की अपनी मित्र देशों और क्षेत्र में भागीदारों के साथ क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को एक तीव्र गश्ती पोर्ट और लैंडिंग क्राफ्ट उपहार स्वरूप देंगे। वो वहां चल रही परियोजनाओं के स्थलों का दौरा करने वाले हैं। भारतवंशियों से बातचीत भी करेंगे। रक्षा मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, डकैती, आतंकवाद, कट्टरवाद, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी एक समान चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक आज लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में उन्नत कृषि तकनीक, पोषक खाद्यान्न, भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतें और पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पाद अवसरों पर विचार विमर्श होगा। बैठक में स्वास्थ्य के सभी पक्षों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के अंतर संबंधों पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हर साल 1 मई को देश दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना भी। मजदूरों के इस आंदोलन की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गए थे। दरअसल उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था। इस आंदोलन के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस सम्मेलन में ही 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है उसे रखा गया। भारत में मजदूर दिवस मनाने का जो क्रम है वो 1 मई 1923 को चेन्नई से शुरू हुआ था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्रमिक दिवस पर बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, श्रमिक दिवस के अवसर पर भारत की प्रगति में अतुलनीय योगदान देने वाले देश के करोड़ों श्रमिकों को दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को मैं नमन करता हूं। सरकार उनकी समृद्धि के साथ सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बना रही है, जिसमें देश की श्रम शक्ति और मजबूत हो रही है। आज महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए। भारत के स्वतंत्र होने के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। दरअसल मराठी और गुजराती भाषी लोग अपने अपने लोगों के लिए अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे। इसके लिए राज्य भर में आंदोलन किए जा रहे थे। 1 मई 1960 को भारत के तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांटा, महाराष्ट्र और गुजरात।
देश भर के राज्य अब एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाएंगे। इस दौरान राजभवनों में कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के स्थापना दिवस पर बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, गुजरात दिवस पर सभी देशवासियों, विशेषकर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात की धरती महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान विभूतियों की भूमि है। यहाँ के उद्यमी और उन्नतिशील लोगों ने देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। मैं कामना करती हूँ कि गुजरात सतत प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, राज्य के निवासियों की सुख समृद्धि में वृद्धि हो। वहीं प्रधानमंत्री ने भी गुजरात वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, गुजरात स्थापना दिवस की बधाई। गुजरात ने अपने सर्वांगीण प्रगति के साथ साथ अनूठी संस्कृति के कारण अपनी छाप छोड़ी। मैं प्रार्थना करता हूं आने वाले समय में राज्य विकास की नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों, विशेषकर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संतों, वीर सेनानियों, कलाकारों और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और योगदान की अमिट छाप छोड़ने वाले लोगों की ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। मैं राज्य की निरंतर प्रगति के साथ साथ सभी महाराष्ट्रवासियों के उज्जवल भविष्य के मंगल की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री ने भी महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य को एक महान संस्कृति और मेहनती लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रगति को समृद्ध किया। मैं आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 63वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह मुंबई के हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से महिला बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में भारी कटौती की गई। देश में आज से कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 171 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में ये कटौती की गई है। इस कटौती के बाद 19 किलोग्राम सिलेंडर जो है उसकी कीमत अब 1856 रुपये 50 पैसे हो गई है। इससे पहले दिल्ली में इसकी कीमत 2028 रुपये थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार दूसरे महीने कमी की गई है। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में करीब 92 रुपये की कटौती की गई थी। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले जो सिलेंडर हैं उनकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज दोहा में अफगानिस्तान पर विभिन्न देशों के विशेष दूतों के साथ बैठक करने वाले हैं। तालिबान प्रशासन को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। इस 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिति पर एक टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को फिर मजबूत करना है। बैठक में अफगानिस्तान में विश्व निकाय के महत्वपूर्ण राहत अभियानों की भी समीक्षा की जानी है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली अफगान महिलाओं पर तालिबान प्रशासन के प्रतिबंध की निंदा की थी। तालिबान ने कहा कि महिला सहायता कर्मियों पर जो निर्णय है वो एक आंतरिक मुद्दा है। हिंसक सूडान में संघर्ष विराम की अवधि को 72 घंटों के लिए बढ़ाया गया। सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमत हुए। सेना ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के प्रयासों से संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सेना ने उम्मीद जताई कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम का पालन करेगी। वहीं सूडान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने माना कि देश के हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 13 मई तक बढ़ाई जाएगी। सूडान में जारी संघर्ष में अब तक 500 से अधिक लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए हैं। 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बात पैराग्वे की, जहां के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ उम्मीदवार सैंटियागो पेना ने बड़ी जीत हासिल की। सैंटियागो पेना ने 42% से ज्यादा वोट हासिल किया। सैंटियागो पेना ने ताइवान संबंधों को
बनाए रखने का वायदा किया है। चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। मुख्य मुकाबला विपक्षी गठबंधन के मध्यमार्गी उम्मीदवार एफ्रेन एलेग्रे और सैंटियागो पेना के बीच था। सैंटियागो हमेशा ताइवान के साथ संबंध बरकरार रखने के समर्थन में रहे, वहीं एलेग्रे ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का समर्थन किया है। तुर्की की सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध नेता अबू हुसैन अल कुरैशी को मार गिराया। राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने कहा कि फरवरी में एक छापे के दौरान इस्लामिक स्टेट प्रमुख के मारे जाने के बाद कुरैशी ने संगठन पर कब्जा कर लिया था। एर्दोगान ने प्रसारणकर्ता टीआरटी तुर्क को बताया कि कुरैशी को शनिवार तुर्की MIT खुफिया एजेंसी के अभियान में मारा गया है। एर्दोगान ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इस्लामिक स्टेट ने अभी तक अपने खिलाफ इस अभियान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पश्चिमी मेक्सिको में सोमवार को भीषण बस का हादसा हुआ है। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार पर्यटन स्थल टेपिक और प्यूटो वालाटा के बीच यात्रा के दौरान एक बस खड्डे में गिर गई, जिसमें 11 महिलाएं और 7 पुरुष मारे गए, जबकि 11 नाबालिगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत पर जांच तेज कर दी गई है। टेक्सास में 200 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने घर घर जाकर छानबीन की है मामले की। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान के लिए $80,000 का इनाम घोषित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी अपने यार्ड में गोलियां चला रहा था। पड़ोसी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बंदूकधारी ने 8 वर्षीय बच्चे सहित 5 लोगों को गोली मार दी। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने बखमुख शहर के कुछ हिस्सों में नियंत्रण का दावा किया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि बखमुख शहर में भयंकर लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सैन्यकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ रूसी रक्षा बलों का मुकाबला कर रहे हैं और इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी बखमुख में 4 ब्लॉक्स पर कब्जा करने का दावा किया था। बखमुख शहर में कई लोग बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं। इजरायल में नए न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून के खिलाफ तेल अवीव सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में मुख्य राजमार्ग तक मार्च किया और इसे अवरुद्ध कर दिया गया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है और उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और वर्षा हुई। वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना है। देश के किसी भी इलाके में 10 मई तक लू नहीं चलेगी। मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में थंडर स्टॉर्म काफी एक्टिव है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल में का जो महीना है उसमें मौसम हमने देखा कि खुशनुमा रहा। दिल्ली में बार बार पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही औसतन अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल में शहर का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्ष 2020 के अप्रैल महीने के बराबर है, लेकिन वर्ष 2015 के बाद सबसे कम। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ई और ऑग यूफसिन की जोड़ी को 16-21, 21-17, 21-19 से हराया। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का ये पहला स्वर्ण पदक है। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
रविवार को खेले गए फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के तेओ ई यी और ओंग यू सिन की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया। फाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले का पहला गेम 21-16 से मलेशियाई जोड़ी के नाम रहा। हालांकि दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने वापसी की और दूसरा गेम 21-17 से जीता। तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-19 से बाजी मारी और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। चिराग और सात्विक की जोड़ी इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी बनी थी। पिछले 52 साल में यह पहला अवसर रहा जब किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने प्रतियोगिता में पदक जीता है। इससे पहले साल 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की भारतीय जोड़ी अंतिम बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी थी। वहीं साल 1965 में दिनेश खन्ना के सिंगल्स में जीत के बाद ये जोड़ी पहली भारतीय जोड़ी बन गई जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में सात्विक और चिराग का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के अपने पहले मैच में मलेशिया के टैंग कियांग मैंग और टैन वी कियोंग को 21-14, 21-17 से हराया। इसके बाद राउंड ऑफ 16 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के जिन योंग और ना संग सेउंग को 21-13, 21-11 से शिकस्त दी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 21-11, 21-12 से मात दी। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ वॉकओवर मिला और भारतीय जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पिछले कुछ समय से सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसी साल स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 टूर्नामेंट में मेंस डबल का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा। तो वहीं अक्टूबर 2022 में इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब अपने नाम किया और इस खिताब को जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी बनी। वहीं पिछले साल ही ये जोड़ी इंडियन ओपन सुपर 500 खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। सात्विक और चिराग की जोड़ी कॉमनवेल्थ खेलों में पुरुष युगल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी। इतना ही नहीं, इस जोड़ी ने प्रतिष्ठित थॉमस कप का खिताब भी अपने नाम किया। विश्व चैंपियनशिप में भी इस जोड़ी ने इतिहास रचा और पुरुष युगल वर्ग में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल जगत की कुछ अन्य अहम खबरें देख लेते हैं स्पोर्ट्स रैप में। भारतीय मुक्केबाज पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप में अपनी चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ताशकंद में चल रहे प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हसामुद्दीन, वरिंदर सिंह, आशीष चौधरी और हर्ष चौधरी रिंग में नजर आएंगे। आशीष चौधरी टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं हसामुद्दीन 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता हैं, जबकि आशीष एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं। आशीष ने टोक्यो ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था। वे दूसरी बार इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अपने नाम एक बड़ा पदक जोड़ना चाहेंगे। मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF विश्व कप शॉटगन के स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के मिराज खान और गनीमत शेखों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक मैच में मैक्सिकन जोड़ी को 6-0 से हराया। IPL मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगी। RCB के गेंदबाजों के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकने का मुश्किल चैलेंज होगा। लखनऊ को पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ जीत मिली थी, वहीं RCB को KKR के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज लखनऊ की टीम ने मौजूदा सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 3 गंवाए हैं। वहीं RCB को इस सीजन में 4 मैचों में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है और ये टीम अंक तालिका में 6ठे नंबर पर स्थित है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 212 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 214 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई के लिए टिम डेविड ने 20वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच खत्म किया। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल की 124 रन की पारी बेकार गई। वहीं मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 55 रन बनाए। उनके अलावा टिम डेविड ने 45 और कैमरॉन ग्रीन ने 44 रन बनाए। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने चेन्नई को उसके घर में 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 200 रन बनाए थे।
इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की इस टूर्नामेंट में ये चौथी हार है। इस मैच में चेन्नई के लिए ड्वेन कॉनवे ने नाबाद 92 रन बनाए। पंजाब के लिए प्रभ सिमरन ने 42 और लिविंगस्टोन ने 40 रन बनाए। चेन्नई के तुषार देशपांडे ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट लिए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।